हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन चल रहा है। दोपहर 3 बजे के बाद आरंभ हुई मंत्रिमंडल की यह बैठक अब भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि रात के 8-9 बजे तक कैबिनेट की यह बैठक चल सकती है। इस बैठक में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर संसाधनों को जुटाने पर चर्चा की गई, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सरकार ने एक कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट की है और इस कमेटी को यह दायित्व सौंपा गया था कि आप हिमाचल प्रदेश में इस वित्तीय स्थिति के मद्देनजर संसाधनों को किस प्रकार से जुटाया जाए, क्या बड़े फैसले किए जाएं। ये तमाम रिकमेंडेशन इस कैबिनेट की सब कमेटी से मांगी गई थी और लंबी एक्सरसाइज करने के बाद मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट की सब कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत कर दी और इस बैठक में कई सुझाव और प्रस्ताव कैबिनेट सब कमेटी ने मंत्रिमंडल के समक्ष रखे, जिसमें कई बातों को की गई है कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से वित्तीय स्थिति को ठीक किया जाए, फजूल खर्ची को कहां-कहां रोका जाए। इसमें सबसे बड़ी बात घाटे में चल रहे बोर्ड निगमों को लेकर बड़े बड़े सुझाव दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सिमिलरिटी वाले जहां काम हो रहे हैं बोर्ड कॉर्पोरेशन में, उनमें कटौती करने की बड़े स्तर पर आवश्यकता है। इसके अलावा अनावश्यक पोस्ट और जो गाड़ियों का मिसयूज सरकारी तंत्र में हो रहा है, उन सभी सरकारी गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, अनावश्यक पदों को बंद कर दिया जाए जिन पोस्टों की जरूरत नहीं है। ऐसे कई बड़े सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा एजुकेशन से जुड़ा एक बड़ा सुझाव कैबिनेट सब कमेटी ने मंत्रिमंडल को दिया, जिसमें कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों की रिटायरमेंट एक ही बार की जाए, पूरे साल इनकी रिटायरमेंट ना हो, क्योंकि इससे भी अध्यापकों को जिस प्रकार से तमाम उन्हें ग्रेचुटी देनी पड़ती है, रिटायरमेंट पर वित्तीय लाभ देने पड़ते हैं और इससे शिक्षा का जो एकेडमिक सत्र के भी जो शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता वो भी नहीं होगा। एक बड़ा सुझाव यह दिया गया कि साल में एक बार ही राज्य के टीचर्स की रिटायरमेंट की जाए, ताकि प्रदेश के खजाने को ज़्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात कही गई है कि फजूल खर्ची पर, जो फजूल खर्चे हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। इस प्रकार के कई सुझाव दिए गए हैं। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री वाली सब कमेटी ने रिटायरमेंट एज को ना बढ़ाने का सुझाव भी दिया, क्योंकि ये लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार राज्य में सेवानिवृत्त अधिकारियों सेवानिवृत्ति की एज को लेकर बड़ा सुझाव दे सकती है। चर्चा ये चल रही थी कि रिटायरमेंट एज 60 साल की जा सकती है। इसे लेकर वित्त विभाग में भी कई प्रपोजल चल रहे थे। अंततः सरकार ने यह दायित्व कैबिनेट की सब कमेटी को दिया, जिसमें संसाधनों को जुटाने की बात रखी गई थी, क्योंकि सरकार का एक पक्ष यह भी था कि इस वित्तीय स्थिति में, हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सिर्फ ये मौजूदा साल बड़ा कठिन साल है, इसके बाद प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था पर लौट आएगा और प्रदेश में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिमाचल प्रदेश रिच राज्य बन जाएगा। इसके चलते मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के पास बड़ा सुझाव यह भी मांगा गया था, क्या हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 59 या 60 साल कर देनी चाहिए। लेकिन इस कैबिनेट सब कमेटी ने आज मंत्रिमंडल में रखी अपने प्रस्ताव में यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट एज बढ़ाना कोई सही फैसला नहीं होगा। कर्मचारियों को उनकी निर्धारित आयु 58 साल में रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई गई है कि जो बेरोजगारों की फौज है, युवाओं को हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की उम्मीद है, वो रास्ते बंद ना हो। इसके चलते रिटायरमेंट एज को बढ़ाने पर फिलहाल इस कैबिनेट सब कमेटी ने विराम लगा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरा बड़ा एजेंडा हिमाचल प्रदेश के अनसोल्ड शराब के ठेकों का रहा। 5 से 6 बार के प्रयासों के बावजूद हिमाचल प्रदेश की करीब 390 ऐसी दुकानें हैं, जिन वाइन की शॉप हैं, जिनके ठेके आवंटित नहीं हो पाए हैं, जो कि अभी भी अनसोल्ड हैं। इसे लेकर मंत्रिमंडल में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई है। इस पर कैबिनेट में मंथन चल रहा है।
हालांकि सरकार ने डिपार्टमेंट को यह कहा था कि ये जो अनसोल्ड दुकानें रही हैं, इनके बेस प्राइस जो इस बार रिकमेंड किया गया बेस प्राइस, इससे 5% ज़्यादा, अगर कोई वेंडर कोई ऐसा बोली दाता है वो 5% ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, 5% ज़्यादा बेस प्राइस से ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर उसे इन अनसोल्ड दुकानों को दे दिया जाएगा। हालांकि इस पॉलिसी को लेकर जबरदस्त चर्चा कैबिनेट में चल रही है। कई मंत्रियों का सुझाव है कि यहां पर वेंडर को नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार का मानना है कि जिस प्रकार की मोनोपोली शराब ठेकेदारों ने बना दी है, जो अनसोल्ड दुकानें रही हैं, उसके लिए सभी ठेकेदार एकजुट हो गए हैं और मीटिंग करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में बेस प्राइस से ज्यादा हम पैसों की बोली नहीं लगाएंगे। और सभी को यह हिदायत दे दी गई है कि किसी भी कीमत में अगर ये दुकानें अनसोल्ड रहती हैं तो रह जाएं, लेकिन हम बेस प्राइस से ज्यादा हम बोली नहीं देंगे, ना इन ठेकों को लेंगे। सरकार को भी ये फीडबैक मिल चुका है कि कांगड़ा से ये मोनोपोली शुरू हुई थी और अब पूरे प्रदेश के माइन कॉन्ट्रैक्टर एकजुट इकट्ठे हो चुके हैं और सभी ने ये सहमति बना ली है कि हम बेस प्राइस से ज्यादा 1 रुपया भी हम बोली नहीं देंगे। अगर ये अनसोल्ड रहते हैं तो रह जाए, लेकिन हम ले लेंगे। लेकिन सरकार भी ये तय कर चुकी है कि जिस प्रकार की मोनोपोली बनाई गई है, जिस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है, हम इन शराब की दुकानों को हर सूरत हम बेस प्राइस से ज्यादा हम अलॉट करके रहेंगे। इसके लिए चाहे सरकार को नए वेंडर खड़े करने पड़े तो करें, लेकिन हमारा लाइव स्ट्रीम शुरू होने तक भी एक्साइज पॉलिसी पर जबरदस्त मंथन चल रहा था, गहमा गहमी चल रही थी, चर्चा चल रही थी, क्योंकि सरकार की तरफ से ये पहले एक्साइज डिपार्टमेंट को स्पष्ट कर दिया गया था कि बेस प्राइस से 5% ज्यादा शुल्क लेकर इन अनसोल्ड 990 के करीब दुकानों को एक बार फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर नई पॉलिसी के साथ दे दिया जाए। इस पर एक बड़ा फैसला आना है। हालांकि हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वेंडर इस जो बेस प्राइस है इससे 8 से 10% नीचे तक पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, जिसे लगता नहीं है कि मंत्रिमंडल मानेगा, क्योंकि चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री जिस प्रकार से निर्भीकता से फैसले लेते हैं, अब देखना यह होगा कि अब बेस प्राइस से ऊपर की कीमतें होती है या फिर बेस प्राइस से नीचे आकर कोई फैसला होता है। कैबिनेट में तीसरा बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेज के मर्जिंग का है, यानी हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेज बंद करने पर भी आज फैसला आ सकता है। इसका एजेंडा बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कैबिनेट में लाया गया है। प्रदेश में 20 से कम छात्र संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और 100 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों को बंद करने का सरकार यहां पर मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है। कॉलेजों के मामले में सरकार छात्रों की शर्त 100 से घटाकर 75 भी कर सकती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से यह प्रपोजल दिया गया है, क्योंकि कई हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में कई कॉलेज ऐसे हैं जहां संख्या 75 के आसपास है, लेकिन उन कॉलेजेस को बंद किया जा सकता है तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है, राजनीतिक तौर पर भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन मौजूदा सरकार ने, सुक्खू सरकार ने जिस प्रकार से स्कूल्स बंद किए हैं उसे लेकर पहले विरोध हो रहा था, लेकिन अब इस फैसले को लेकर सरकार की लोग सराहना भी कर रहे हैं कि अध्यापकों के लिए स्कूल खोले गए थे, 2 से 3 बच्चे थे, 2 से 3 ही टीचर थे, अनावश्यक सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा था। अब इसी कड़ी में सरकार एक बार फिर कॉलेज और स्कूल को बंद करने को लेकर, जो कि आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेजेंटेशन रखी जाएगी कैबिनेट में, और इसे लेकर माना जा रहा है कि 6:30-7 बजे के आसपास ये तीसरा एजेंडा एजुकेशन डिपार्टमेंट का लगेगा, जिस पर बाकायदा प्रेजेंटेशन दी जाएगी। बताया जाएगा कि कितनी टोपोग्राफी के मद्देनजर कितनी दूरी पर कॉलेज हैं जो बंद हो रहे हैं, कितनी दूरी पर स्कूल हैं जो बंद हो रहे हैं, और साथ में एक बड़ा पेंच ये कि जिन कॉलेजेस को बंद करना है, अर्बन की तरफ उन्हें मर्ज करना है, उन बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा किस प्रकार से दी जाए, या जिन्हें जिला मुख्यालय या बड़ा अर्बन सिटी में जिन बच्चों को शिफ्ट करना है, क्या राज्य सरकार उन्हें हॉस्टल की सुविधा देने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कितना पैसा देती है। ये तमाम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में होने हैं। हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों को भी कैबिनेट में आज बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। इसे लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रपोजल एजेंडा आइटम्स मांगी गई थी। इसमें डॉक्टरों का जरूर एक उनकी वित्तीय उनको लाभ दिए जाने की पूरा प्रपोजल बन चुका है, जिसे कैबिनेट की औपचारिक मोहर आज लगेगी। मंत्रिमंडल की मीटिंग में 2025-26 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को भी मंजूरी के लिए लाया गया है, क्योंकि बजट घोषणाओं की कैबिनेट मंजूरी बेहद जरूरी है। उसके बाद नोटिफिकेशन होगी,
मंत्रिमंडल की बैठक में करुणामूलक नौकरी के लंबित मामलों को एकमुश्त भरने की मंजूरी भी मिल सकती है। हालांकि बस किराया बढ़ोतरी की बात की जाए तो लगातार 3 कैबिनेटों में 3 मंत्रिमंडल की बैठक में इस एजेंडे को ऐन मौके पर रोका जा रहा था। आज भी मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने से पहले करीब आधा पौना घंटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक हुई। हालांकि इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो कैबिनेट की सब कमेटी की प्रेजेंटेशन दी जानी थी, रिपोर्ट प्रस्तुत कैबिनेट को करनी थी, वो था। दूसरा हिमाचल प्रदेश में बस किराया बढ़ोतरी को लेकर था, क्योंकि जिस प्रकार से डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, कई सालों से बस किराया नहीं बढ़ा, लगातार निजी ट्रांसपोर्टर इसकी डिमांड कर रहे थे। लेकिन पिछले कल जिस प्रकार से निजी बस ऑपरेटर ने अपना एक प्रेस नोट मीडिया के लिए जारी किया और इसमें कहा कि हिमाचल प्रदेश में बस किराया ना बढ़ाया जाए। उन्होंने खुद कहा था कि बस किराया बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 चीजें मांगी थी। पहली, मैदानी क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर जो बस किराया उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए, जनरल किराया ना बढ़ाया जाए। दूसरी उनकी डिमांड थी कि हिमाचल प्रदेश में 50% महिलाओं को मिलने वाली बस छूट को रिव्यू किया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। और तीसरी उनकी डिमांड थी कि हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम किराए को 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया जाए। पिछले कल तक सरकार इस एजेंडे को लाने के लिए शामिल थी। मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए थे कि कम से कम कैबिनेट में लाके चर्चा करते हैं कि कैबिनेट का क्या मानना है। लेकिन जैसे ही पिछले कल निजी बस ऑपरेटर का प्रेस नोट आया, आज अखबारों में तमाम समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई, उसके बाद ये सरकार ने फैसला लिया कि पहले निजी ट्रांसपोर्टर बस ऑपरेटर जो चाहते हैं उस पर फीडबैक लिया जाए, डिपार्टमेंट से उस पर कमेंट लिए जाएं और उसके बाद बस किराया बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाए। क्योंकि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक से पहले यह माना कि अगर निजी बस ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश में नहीं चाहते कि बस किराया बढ़े, तो फिर सरकार को इस तरफ कोई भी फैसला लेने से पहले पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि ट्रांसपोर्टर की जो 3 बड़ी डिमांड है, जिसमें 50% बस किराए छूट शामिल है, इसके अलावा न्यूनतम किराया 5 से 10 है, और तीसरा मैदानी इलाकों में जनरल फेयर की बजाय मैदानी इलाकों में बस किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इन 3 बिंदुओं पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कमेंट मांगने को कहा गया, कमेंट लेने को कहा गया, और इसके बाद अगली कैबिनेट में ये बस किराया बढ़ोतरी का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। बड़ी बात यह कि आज 3 बजे शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक 6 बजे तक संसाधनों को जुटाने पर पेश की गई कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करती रही। क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार से कई कटौतियां लग चुकी हैं, ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कई बड़े फैसले लेने, और आज जिस प्रकार से कैबिनेट की सब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है, अपने सुझाव दिए हैं, उस पर अब बड़े फैसले होंगे। बड़े स्तर पर सरकार फैसले लेगी, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जिसमें चाहे अनावश्यक पदों को समाप्त करने का हो, सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने का फैसला हो, या तमाम तरह के जो बड़े डिसीजन हैं आज की इस कैबिनेट की बैठक के बाद नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के 53 भाषा अध्यापकों के तबादला आदेश पिछली शाम राज्य सरकार ने कर दिए थे। रेशनलाइजेशन के तहत इन अध्यापकों को विद पोस्ट ट्रांसफर कर दिया है। अब इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग दूसरे सब्जेक्ट के अध्यापकों को भी उनकी युक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ने लगी है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया कि प्रदेश की राजधानी शिमला में 16 टीचर्स ऐसे थे जो कि राजधानी शिमला के शहर में यहाँ पर सेवाएं दे रहे थे। बच्चे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए उनको स्टेट कैपिटल में रखा गया था। इन तमाम अध्यापकों को उन दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया है जहाँ पर बच्चों के लिए हिंदी का कोई टीचर नहीं है। इसी तरह से चंबा और दूसरे जिलों के लिए जितने भी युक्तिकरण के तहत लैंग्वेज टीचर थे, उन्हें विद पोस्ट ट्रांसफर कर दिया है। पिछले कल जारी हुई 53 अध्यापकों की सूची के बाद अब सरकार ने अदर्स डिपार्टमेंट के, चाहे वो टीजीटी हैं, सीएंडबी हैं, या जितने भी अध्यापक हैं, उन अध्यापकों को भी विद पोस्ट ट्रांसफर करने की आगे हामी भर दी है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विधायकों को बढ़ा हुआ वेतन भत्ता कब मिलेगा, यह सवाल सभी मंत्री विधायकों के जहन में गूंज रहा था। क्योंकि बजट स्पीच में मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दी थी। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर बार बार पूछ रहे थे कि आपने बजट में कहा 15 मई के बाद
3% डीए की आपको किस्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन कर्मचारी पेंशनर ये पूछ रहे थे, ये 15 मई का क्या फंडा, ये समझ नहीं आ रहा है। इसे लेकर मंत्री विधायक भी पूछ रहे थे, हमें बढ़ा हुआ वेतन भत्ते कब मिलेंगे। कर्मचारी पेंशनर पूछ रहे थे, हमें डीए कब मिलेगा, बढ़े हुए वेतन के, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ हमारे खाते में सैलरी कब आएगी। और तीसरा, एरेर को लेकर, क्योंकि 70 साल से ऊपर आयु के तमाम पेंशनर्स को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि एक मुश्त एरेर जारी कर दिया जाएगा। इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विधायकों को 1 जून से बढ़ा हुआ वेतन भत्ता दे दिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को भी 1 जून से 3% डीए की किस्त उनके वेतन में आ जाएगी। उनका जब 1 जून को वेतन मिलेगा तो उन्हें बढ़े हुए वेतन के साथ उनका डीए दे दिया जाएगा, उन्हें सैलरी उनके खाते में आएगी। ये फैसला हो गया है। इसकी हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि मंत्री विधायकों को वेतन भत्ते 1 जून से बढ़े हुए मिलेंगे और कर्मचारी पेंशनर्स को भी डीए 1 जून से 3% डीए की सौगात मिलेगी। 70 साल से ऊपर आयु के पेंशनर जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं, उन्हें इस साल के अंत में यानी कि 31 दिसंबर तक उनका सारा एरेर जारी कर दिया जाएगा। और ये चरणबद्ध तरीके से भी दिया जा सकता है, फेस्ड बैनर में दिया जा सकता है, एक मुश्त भी दिया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इसके लिए डेडलाइन अपने स्तर पर जो निर्धारित की है वो 31 दिसंबर 2025 है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ट्रेजरी में 900 करोड़ रुपए की सौगात मिल गई है। ये इस वित्तीय वर्ष का पहला ऋण राज्य सरकार ने उठाया है, ओपन मार्केट से ये ऋण लिया है और इसका 900 करोड़ राज्य सरकार की ट्रेजरी में आ गया है। इसके चलते अब जो सरकार की एक ओवरड्राफ्ट वाली स्थिति थी वो सामान्य हो गई है। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश की ट्रेजरी की अब स्मूथली फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है और तमाम तरह की देनदारियों को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर अब ट्रेजरी में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज्य सरकार एक साल में 6300 करोड़ का ऋण ले सकती है। सरकार चाहे तो एक बार में ही 6300 करोड़ ऋण ले सकती है, लेकिन सरकार ने फिलहाल 900 करोड़ की पहली किस्त ली है। ये पहला ऋण की किस्त उन्होंने उठाई है और इसके बाद ट्रेजरी पूरी तरह से सामान्य हो गई है। ट्रेजरी की फंक्शन यानी जो 4-5 महीने की जो संकट वाली घड़ी थी वो फिलहाल इस महीने से टलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ठियोग के सारागढ़ कुफर में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी दफ्तर सचिवालय से इसका वर्चुअली शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में कमीशन भर्तियों को लेकर शुरू किया गया सिंगल विंडो सिस्टम 15 अप्रैल के बाद कभी भी लॉन्च हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने सिस्टम को लगभग फाइनल कर दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में टैक्स रन और ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन चेक किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इसे लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जब तक हिमाचल प्रदेश में नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते तब तक तमाम बेरोजगार सिंगल विंडो सिस्टम में खुद की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं जब तक भर्तियां ऑनलाइन ऑफलाइन विज्ञापित होगी तो सीधे उक्त पदों पर आवेदन किया जाएगा। युवा पहले ही रजिस्ट्रेशन कर अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन आयोग की सिंगल विंडो सिस्टम पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का झंझट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सूत्रों की माने तो राज्य चयन आयोग मई से कमीशन भर्तियों का प्रोसेस शुरू कर देगा। शिमला के रिज मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा दौलत सिंह पार्क में हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत परमार की प्रतिमा के बगल में स्थापित की जाएगी। ये जानकारी आज खुद पत्रकार वार्ता करते हुए हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं ट्रस्ट के चेयरमैन विक्रमादित्य सिंह ने दी। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रतिमा का अनावरण 23 जून को वीरभद्र सिंह की जयंती पर किया जाएगा। इसके लिए राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट इसका सारा खर्चा उठाएगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के नाम से एक नया ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इस ट्रस्ट में फिलहाल 4 लोगों को शामिल किया गया, लेकिन आने वाले समय में इसमें कई और लोगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा यह ट्रस्ट
ट्रस्ट दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वीरभद्र सिंह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते थे और हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस प्रदेश के लिए अतुल्य, अद्भुत और स्मरणीय योगदान दिया था। उन्होंने कहा भाजपा कांग्रेस के अलावा सभी वर्गों के लोग इस ट्रस्ट में जुड़ सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इसके लिए वे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि इसके लिए हम कोई सरकारी मदद नहीं लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से वीरभद्र सिंह के साथ हिमाचल प्रदेश की लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसे देखते हुए लोग मदद के लिए तैयार हैं। कई लोग उनकी प्रतिमा में अंशदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि फाउंडेशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए सारा खर्च खुद ट्रस्ट उठाएगा, किसी से कोई मदद नहीं ली जाएगी, कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आज सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। इसके दृष्टिगत न केवल एचआरटीसी में बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बल्कि यात्रियों को टेम्पो ट्रैवलर की सुविधा देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य में लगभग 1000 बसों को चरणबद्ध आधार पर बदला जा रहा है। 600 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। 350 इलेक्ट्रिक तथा 250 डीजल बसों की खरीद की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप 37 अथवा 42 सीटर बसें ही खरीदी जा रही हैं। डिप्टी सीएम ने कहा पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में नई बसों की खरीद नहीं की गई। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा समयबद्ध नई बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यूपीएससी की ओर से ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा 2025 के आवेदन के लिए बिना किसी प्रतिबंध के ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से सभी जिला के डीसीज को इस संदर्भ में पत्र जारी कर आदेश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार सभी सक्षम अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं। उन्हें सुनिश्चित करने को कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवार प्रशासनिक प्रतिबंधों के कारण अपने उचित आरक्षण लाभ से वंचित ना हो। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बस रूट को लेकर प्राथमिकता योजना विभाग को भेज दी है। प्रदेश सरकार ने नाबार्ड के वित्त पोषण से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना बनाई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नाबार्ड प्रदेश सरकार को ई बसों की खरीद के लिए वित्तीय मदद करेगा। प्रदेश सरकार ने विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों के 5 बस रूट और चार्जिंग स्टेशन को लेकर प्राथमिकताएं मांगी थी। मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत लंबे समय के बाद अपने संसदीय क्षेत्र मंडी पहुंची। आज सुबह वह सबसे पहले मंडी के विश्व प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर में पहुंची और यहां पर उन्होंने स्वयंभू शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। इसके बाद मंडी के मझबाड़ और कटोली में जनसभाओं को संबोधित भी किया। वहीं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह के कंगना के मंडी से गायब होने के आरोपों पर जवाब देते हुए सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अपनी अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं। आज तक कोई भी सांसद भरमौर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने नहीं पहुंचा, लेकिन मैं भरमौर का चप्पा चप्पा छान चुकी हूं। कंगना रनौत ने कहा अब तक दुर्गम क्षेत्र तक मैं पहुंच गई हूं और जन समस्याओं का निपटारा कर रही हूं। उन्होंने कहा 8-9 महीने में 1.5 से 2 करोड़ की सांसद निधि अर्जित की गई है। उन्होंने कहा कि मंडी भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और 17 विधानसभा क्षेत्रों के कारण इसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो रामपुर से लेकर भरमौर तक फैली है। उन्होंने कहा कि पता नहीं चलता कि कब कहां पर और यहां पर नाम खराब करने का कोई द्वेष और ईर्ष्या के साथ कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र कर दें। इसके चलते कंगना रनौत ने कहा कि कोई किसी के बहकावे में न आए, मैं मंडी की जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं।
शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में आज संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई फिर टल गई। अदालत में आज हिमाचल वक्फ बोर्ड को मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक का जवाब देना था, मगर शिमला बार काउंसिल के एडवोकेट की दुखद मृत्यु के कारण आज वहां पर एडवोकेट उपस्थित नहीं हो पाए। इसे देखते हुए अदालत ने इस मामले की सुनवाई अब 9 अप्रैल को सुनिश्चित की है। मंडी जिला में एसडीएम पद्दर ने एक व्यक्ति के खिलाफ मोबाइल फोन पर जान से मार देने की धमकी के संगीन आरोप लगाए हैं। एसडीएम ने पुलिस थाना में कंप्लेंट दर्ज करते हुए कहा कि मुझे पुलिस फोर्स मुहैया करवाई जाए, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उनके कार्यालय में एक व्यक्ति का मोबाइल फोन पर फोन आया और उन्होंने बताया कि वह कटौली से है और नशा मुक्त भारत पर जिला स्तरीय किसान मेला पद्दर में प्रस्तुति देना चाहता है। एसडीएम ने उन्हें आवेदन करने का आग्रह किया, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर उस शख्स ने फोन कर दिया। एसडीएम की माने तो मेला के संबंध में अपनी सारी बात स्पष्ट कर चुके थे कि वे व्यस्त हैं और अपना प्रपोजल भेज दें। बावजूद इसके बार बार फोन करके धमकी दी जा रही थी और एसडीएम ने यहां तक आरोप लगाया कि व्यक्ति ने फिर फोन करके धमकी दी कि तू एसडीएम है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें कार्यालय में आकर ठोक दूंगा। एसडीएम ने कहा कि व्यक्ति बार बार फोन करके उन्हें परेशान कर रहा है। एसडीएम ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जान का खतरा बन चुका है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि यह व्यक्ति किसान मेला पद्दर की गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है, उन्हें सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि मामले में उचित कार्रवाई करने के साथ पुलिस मुझे सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर युवक का कहना है कि उन्होंने पूरी तरह से शालीनता से बात की। उन्होंने सिर्फ यह आग्रह किया कि सरकार बार बार बोल रही है कि हिमाचल प्रदेश के युवा कलाकारों को मंच पर मौका दिया जाए, लेकिन युवक ने कहा कि उल्टा एसडीएम उन्हें धमका रहे थे, उन्हें डरा रहे थे और बार बार फोन काट रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब सच्चाई पूरी जानने के लिए पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। शिमला में सेक्स टॉर्शन का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने युवक को उसकी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 11 लाख रुपए से ज्यादा ऐंठ लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर दी है। पुलिस थाना ढली में दी गई शिकायत के अनुसार आयान ठाकुर ने बताया कि अभिषेक तिवारी नाम के व्यक्ति ने पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें उसका वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी थी और उस पर पैसे ऐंठने का लगातार दबाव बनाया जा रहा। युवक ने बताया कि आरोपी युवक अभिषेक की धमकियों के चलते आयान ने चेक के माध्यम से 3 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी। उसके बाद भी उसकी धमकियां नहीं रुकी और लगातार और पैसे ऐंठने के लिए दबाव बनाता रहा। पीड़ित ने बताया कि इसके अलावा उसने यूपीआई के जरिए भी रुपए भेजे, लेकिन आरोपी का लालच लगातार बढ़ता गया और धमकियों का सिलसिला भी नहीं रुका। इसके बाद फिर आयान ने एसबीआई बैंक संजौली की शाखा में आरोपी अभिषेक के खाते में 8 लाख रुपए जमा करवा दिए, परंतु वह फिर भी नहीं रुका और धमकियां देता रहा। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कुल्लू जिला के बंजार में आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गाड़ा गुशैनी से बंजार जा रही प्राइवेट बस बाड़ी रोपा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। ये घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। हादसे के वक्त बस में 40 से 45 यात्री सवार थे। ये हादसा बस स्किड होने का कारण बताया जा रहा है कि टायर स्किड हो गया, इस वजह से यह हादसा हुआ। सभी घायलों को तत्काल बंजार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सभी की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि सभी पूरी तरह से सुकुशल हैं, बिल्कुल ठीक हैं। हमीरपुर में एक युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया है। मृतक 23 साल का अभिषेक सुजानपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बैरी के कुडाना गांव का रहने वाला है। मृतक टैक्सी चालक के रूप में काम कर रहा था। परिजनों ने बताया कि अभिषेक ने बीती रात को घर पर खाना खाया था। आज सुबह जब वह घर में नहीं मिला तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। जंगल में गई कुछ महिलाओं ने पेड़ पर एक व्यक्ति को लटका देखा। उन्होंने इसकी सूचना ग्राम पंचायत उप प्रधान को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसकी पहचान अभिषेक के रूप में की। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
ज्वालामुखी के तहत एक सड़क हादसे में 21 साल के शादीद अली की मौके पर दुखद मृत्यु हुई। ये हादसा ज्वालामुखी देरा रोड पर स्थित ट्रक यूनियन पेट्रोल पंप के पास उस समय हुआ जब युवक स्कूटी पर सवार होकर कॉलेज की तरफ जा रहा था। स्कूटी रफ्तार में थी और उसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी का किसी ने अचानक दरवाजा खोल दिया, जिससे युवक स्कूटी सहित उससे टकरा गया। टक्कर के बाद युवक औंधे मुंह सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ज्वालामुखी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि इससे एक बड़ा सबक लेने की हमें जरूरत है, जो कि पुलिस ने भी अवेयर किया कि कभी भी आपने सड़क पर खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोलना है तो पहले आगे पीछे देख लें, फिर दरवाजा खोलें, वरना इस प्रकार किसी की जान जा सकती है। कांगड़ा जिला के तलाड़ा कुटलाहाट निवासी 32 साल के मेजर अंकित धीमान आज पंचतंत्र में विलीन हो गए। अंकित 14 RR बंदीपुरा जम्मू कश्मीर में तैनात थे और बीते 1 मार्च को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इस दौरान उन्हें श्रीनगर स्थित सेना के बेस अस्पताल से रेफर किया गया था, वहां से उन्हें RR अस्पताल दिल्ली में भेजा गया था। इस दौरान इलाज के दौरान उन्होंने 3 अप्रैल को अंतिम सांस ली। अंकित धीमान का आज मोक्षधाम तलाड़ा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। हिमाचल में अगले 2 दिन तक निचले क्षेत्रों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन के लिए चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा में प्रचंड गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। प्रदेश में 8 अप्रैल तक मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा। 9 अप्रैल को किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा में बारिश की संभावना जरूर जताई गई है। 10 और 11 को प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।